बॉन्डिंग। तो जनरली केमिकल बॉन्डिंग के बारे में आप यहाँ पर क्या बता सकते हैं? बेसिकली केमिकल बॉन्ड क्या होता है ना? बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं? केमिकल बॉन्ड। तो जनरली केमिकल बॉन्ड क्या है बेटा, अगर आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया हो, तो जब भी कोई रिएक्शन होती है, लेट्स सपोज एक रिएक्शन हो रही है, A प्लस बी गेटिंग कन्वर्टेड टू AB, ठीक है, तो ये A और B के बीच में, ये A और B के बीच में कोई ना कोई सा बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। एक बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। बॉन्ड से पहले मैं कहना चाहूंगा एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है। एक इंटरेक्शन एग्जिस्ट करता है जो ए और बी को एक साथ बाइंड कर रहा है। इसी इंटरेक्शन को हम नाम दे देते हैं बॉन्ड, ठीक है। इसी इंटरेक्शन को केमिस्ट्री की लैंग्वेज में क्या नाम दे देते हैं? बॉन्ड बेटा, ठीक है। अब ये जो बॉन्ड है कहानी, तो ये बॉन्ड्स हमारे पास कई सारे टाइप्स के हो सकते हैं, क्योंकि देखो बॉन्ड कुछ नहीं है, एक टाइप ऑफ इंटरेक्शन है बिटवीन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स या टू और मोर टाइप्स ऑफ एटम्स, ठीक है। जरूरी नहीं है दो ही हो, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो उनके बीच में किस तरह का इंटरेक्शन है, उसके बेसिस पर उन बॉन्ड्स के नाम डिफाइन हो जाते हैं, जिसमें कि आपने कई सारे तरह के नाम सुने भी होंगे। अगर आप लोग केमिकल बॉन्ड्स की बात करें तो आप कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स को जानते हैं बेटा जी? बताइए, आपने कौन कौन से केमिकल बॉन्ड्स सुने हुए हैं? बताओ भाई, बोलो बेटा जी, कौन कौन से सुने हुए हैं? कौन सा बॉन्ड जानते हो? कोवलेंट बॉन्ड, सबसे पहला बॉन्ड तो आपके दिमाग में यही आता है। हाँ जी, कोवलेंट बॉन्ड। उसके बाद कौन सा सुना है बेटा आपने? आयोनिक। और बताओ भाई, और बताओ कौन सा सुना है आपने? बोलो बेटा, और बताओ। अरे बस दो ही सुने तुमने, और कुछ नहीं सुना? यहाँ देखो बेटा, कोवेलेंट हो गया, आयोनिक। अरे कल भी तो पढ़ाया था, मेटेलिक नाम की कोई चीज पढ़ा रहा था, मेटेलिक रेडियाई। तो मेटेलिक बॉन्ड भी होता है कुछ एक्चुअली, ठीक है। मेटेलिक बॉन्ड भी होता है, दो एटम के बीच में मेटेलिक बॉन्ड ही तो था, तभी तो मेटेलिक रेडियाई निकाल रहे थे, ठीक है। और भी होता है बेटा यहाँ पर अभी, और हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये भी हम लोग सुनेंगे, ठीक है। वैसे इसकी डिटेल 12th क्लास में आएगी, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड नाम की चीज होती है कोई। इवन अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो और भी एक और हो सकता है आपके लिए, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो इनमें से कुछ के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब कुछ के बारे में क्या क्या, तो हमारे पास हम कौन कौन सा अपना इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। मैक्सिमम सबसे ज्यादा पोर्शन जो होगा हमारा इस चीज की डिटेलिंग पर जाएगा। कोवलेंट बॉन्ड के रिगार्डिंग ये चैप्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कोवलेंट बॉन्ड को समझना, वो क्या है, कैसे बनता है, किस किस तरह की केमिस्ट्री है उसके रिलेटेड, उन सब चीजों का समझना है। और थोड़ा बहुत आयनिक बॉन्ड की बातें होंगी, और एक बहुत ही लास्ट टॉपिक रहेगा हाइड्रोजन बॉन्ड का, ठीक है बेटा। तो हमें इन तीन बॉन्ड के बारे में चर्चा करनी है इस चैप्टर के अंदर, ठीक है बेटा जी। समझ में आ रही है बात? बोलो भाई, बोलो, ठीक है, ठीक है बेटा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे, इस चीजों को तो छाप लीजिए, फटाफट छाप लीजिए, छोटी मोटी बातें तो फटाफट छाप लीजिए, छोटी मोटी बातें, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम लोग, तो ये सिंपल सी बातें हैं बॉन्ड से रिलेटेड। अगर इसके बाद देखेंगे बेटा, बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। लिख लिया क्या? लिख लिया आप लोगों ने? ठीक है बेटा। तो ध्यान से देखेंगे, अगर मैं आपको बात बोलूँ यहाँ पर, तो सबसे पहली बात मुझे बताइए, ये कोवलेंट बॉन्ड बनता कैसे बेटा? ये कोवलेंट बॉन्ड जो है ये कैसे फॉर्म होता है? ये किस तरीके से फॉर्म होता है? इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है बेटा? ये फॉर्म कैसे होता है बताओ भाई? कैसे दो एटम्स के बीच में कोवलेंट बॉन्ड बनता है? तो आपको शायद बताया भी था, या शायद आपको पता भी होगा। बोलो भाई, कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? हाँ जी, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके? ध्यान से देखो यहाँ पर, अगर मैं आपसे बोलता हूँ शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन टू एटम्स, ठीक है बेटा। दो एटम्स के बीच में उनके इलेक्ट्रॉन्स का शेयरिंग ही आपका क्या कहलाएगा? एक कोवलेंट बॉन्ड को फॉर्म करेगा। जैसा कि आपने पढ़ा भी होगा, आप लोग ये CH4 पढ़ते हो, तो C के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने ऐसे कभी दिखाए होंगे, ठीक है। C के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने इस तरीके से दिखाए होंगे, और यहाँ पर हाइड्रोजन दिखाया करते थे। ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है, हम लोग इसके बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे बस, ठीक है। ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर है, ठीक है। अच्छा, तुम लोगों ने ऐसा बनाया होगा, तुम लोगों ने तो ऐसा बनाया होगा कभी, मतलब तुम लोग ये स्ट्रेट बनाते हो, पर अब मैं स्ट्रेट नहीं बनाऊंगा ये, ठीक है। अब ये बचपन वाली कहानी नहीं, अब हम लोग इसका शेप, ज्योमेट्री, ये सब भी, मतलब किस तरीके का वो एक्चुअली मॉलिक्यूल दिखता है, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो एक्चुअली जो मॉलिक्यूल है ना CH4 बेटा, ये CH4 कुछ इस तरीके से दिखता है बेटा। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं आप लोगों को, CH4, तो ध्यान से देखो, CH4 पता है कैसा दिखता है? एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखो, ये कुछ इस तरीके का बॉन्ड होगा बेटा आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए नया चर्चा कर देता हूँ यहाँ पर, ध्यान से देखो। जैसा बना रहा हूँ वैसा डायग्राम आप बना सकते हैं बेटा, ठीक है। अभी मैं एक ही एग्जांपल दे रहा हूँ, ये CH हो गया, और ये यहाँ पर H एक और। तो मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनो, यहाँ पर ध्यान से देखना बेटा क्या है,
तो ये 4 ही बॉन्ड है, बॉन्ड तो ये 4 है। इसको थोड़ा और बेटर बना दूं, एकदम सीधा होगा ना, क्योंकि हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा इधर टिल्ट। एक्चुअल डायग्राम मैंने बनाया है जो होता है, ठीक है। अब इसमें जो चीजें मैंने तुम्हें दिखाई है ना, उसको जरा ध्यान से सुनेंगे बेटा। ये जो दो बॉन्ड्स हैं जो बिल्कुल सॉलिड लाइन मैंने बनाई यहाँ पर, ये जो दो चीजें हैं, ये और ये जो बॉन्ड है, ये आपके बिल्कुल प्लेन में है। प्लेन में कौन सा? तो जिस प्लेन में आपका मोबाइल पड़ा हुआ है ना बेटा, मोबाइल या लैपटॉप, जो आपकी स्क्रीन है, एक्चुअली उसी प्लेन में ये दोनों बॉन्ड्स हैं। लेकिन ये वाला जो बॉन्ड है, समझ लीजिए कि ये आपकी स्क्रीन से 3D डायग्राम है। ये एक 3D डायग्राम है बेटा। अब 3D को मैं एक पेज पे, एक स्क्रीन पे दिखा तो नहीं सकता ना ऐसे तुम्हें भी। तो फिलहाल के लिए समझिए, ये जो सॉलिड वाला मैंने एकदम डार्क वेज जो दिखाया है, ये आपका आउट ऑफ प्लेन है। आउट ऑफ प्लेन मतलब ऐसा भी समझ सकते हो, ये तुम्हारी तरफ आ रहा है, टुवर्ड्स यू। ये तुम्हारी तरफ आ रहा है बेटा ये बॉन्ड, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड अवे फ्रॉम यू, ये आपका स्क्रीन के अंदर है। अवे फ्रॉम यू, ये आपके स्क्रीन के अंदर है बेटा, ठीक है बेटा। समझ में आ रही बात? 4 में से 2 बॉन्ड तो आपके कंप्यूटर या लैपटॉप, जिस पे भी आप देख रहे हो मोबाइल पे, उस स्क्रीन के अंदर, उसी प्लेन में जिस प्लेन में आपने फोन रख रखा है अपना। और एक जो है फोन के बाहर आ रहा है आगे की ओर, एक फोन के पीछे जा रहा है, ठीक है बेटा। समझ में आ रही है बात? ये दिख रहा है भाई, ये CH4 है एक्चुअली। अरे बोलो भाई, बोलो बेटा जी, है ना। तो ये चीज देखो, अब हमने एक्चुअली ये जो कहानी है, ये शेयरिंग। तो सबसे पहली चीज, ये शेयरिंग होती क्यों है बेटा? सबसे पहला रीजन तो हमें ये जानना होगा कि व्हाई दिस शेयरिंग, मतलब ये शेयरिंग की जरूरत क्या है। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन अराइज होता है, नीड फॉर शेयरिंग। क्या जरूरत है बेटा, बताइए। नीड फॉर शेयरिंग, क्या आफत है, क्यों जरूरत है ये शेयरिंग करने की, बताओ बोलो। और ये छापो भी, ये सारी बातें छापो, ठीक है। अब मैं कुछ आइडियाज बिल्डअप करूंगा, उन चीजों को दिमाग में रखते जाना, और एक टाइम पे सारे के सारे कनेक्ट हो जाएंगे अपने आप ही। सारी बातें कनेक्ट होकर आपको एक बहुत बढ़िया चीज समझ में आएगी फिर, ठीक है। तब तक आप लोग शांति से बस जो चीजें समझा रहा हूं उसको समझिए, और कोई डाउट हो, दिक्कत हो तो पूछिए मुझसे, ठीक है बेटा। बताओ भाई, ये कोवेलेंट बॉन्ड की कहानी इतनी समझ में आई? छाप लो इस चीज को, लिखो इसको, इन बातों को लिखो बेटा, इन बातों को लिखो। और किसी को कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछो भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट है तो वो भी मुझसे पूछो भाई, ठीक है। और मुझे साथ के साथ इस बात का आंसर भी दो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करने के पीछे लॉजिक क्या है, क्या जरूरत है, नीड क्यों है ऐसी चीजें की, शेयरिंग करने की जरूरत क्यों है, बोलो बेटा। स्टेबिलिटी, वो तो ठीक है, एक तो अल्टीमेट रीजन हो गया। तो स्टेबिलिटी इसके पास कैसे आती है? शेयरिंग, और शेयरिंग ही क्यों कर रहा है ये, बाकियों की तरह लूज और गेन क्यों नहीं कर रहा भाई, बताओ भाई, बोलो भाई, बोलो। देखो सुनो, ये चीज लिख ली आपने, पहले ये चीज लिख ली बेटा, बताओ। ये चीज लिख ली आपने, ये चीज लिख ली। देखो बेटा क्या है, देखो आपने जो सुना है, आपने ज्यादा से ज्यादा क्या सुना है, आयोनिक बॉन्ड सुना है। तो आयोनिक बॉन्ड में क्या था कि NaCl का एग्जांपल लेते हैं। Na अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है, उसी इलेक्ट्रॉन को Cl खा लेता है और इनके बीच में इंटरेक्शन आ जाता है, ठीक है। तो ये तो था, उसने इलेक्ट्रॉन दे दिया। अब यार एकाध इलेक्ट्रॉन का देना और लेना हो तो समझ में आता है। कार्बन से पूछ के देखो कोई, कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बेटा? देखो कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2 2s2 2p2। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं बेटा यहाँ पर? 4। तो अगर आप लोगों ने जो चीज पढ़ी है अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल, आपने तो यही पढ़ा होगा ना भाई। अकॉर्डिंग टू ऑक्टेट रूल आपने क्या पढ़ा हुआ है कि अगर किसी कंपाउंड को, किसी मॉलिक्यूल को स्टेबल होना है तो उसको अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने अचीव करने हैं बेटा? उसको कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन अचीव कर लेने हैं, बोलो बेटा। आउटर मोस्ट में कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन चाहिए? 8। और वो उस 8 की तलाश में, उस 8 के चक्कर में अपनी जिंदगी के साथ खेलता है। क्या करता है? अब देखो सोडियम को देखो, सोडियम ने भी क्या किया था, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन में भी तो बेटा, मैं ये वाला लिख देता हूं 281। इसमें भी क्या था, इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया ना ताकि इसकी आउटर मोस्ट 8 हो जाए। ऐसी क्लोरीन को देखो, क्लोरीन की पहले क्या थी, 287 हुआ करती थी, लेकिन एक गेन करते ही ये कैसे में कन्वर्ट हो गया बेटा, ये 7 8 में कन्वर्ट हो गया, बोलो बेटा। तो ये क्या चल रहा था इनके बीच में, कहानी क्या है, ये अपना ऑक्टेट रूल को लेके चल रहे थे। तो बेसिकली ऑक्टेट रूल की वजह से अगर कार्बन से पूछा जाए तो कार्बन के पास तो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब अगर इसको अपना आउटर मोस्ट कंप्लीट करना है तो या तो कहीं से 4 इसको आ जाए, या तो कोई इसको 4 इलेक्ट्रॉन दे दे, या तो ये अपने 4 रिलीज कर दे और जो है 2 बना ले। 2 भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1s2 भी एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है। वैसे आपने इसको जैसे 8 कंप्लीट करना कैसा रूल होता है, ऑक्टेट रूल होता है। जो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करना भी एक डुप्लेट रूल होता है, पर ये सबके लिए नहीं लगता।
डुप्लेट रूल होता है, ये सिर्फ किसके लिए लगता है बेटा? हाइड्रोजन और हीलियम, छोटे एटम्स के लिए, क्योंकि उनके पास एक ही सेल होता है बेचारों के पास, क्या करेंगे वो लोग 8 इलेक्ट्रॉन रख के, 8 इलेक्ट्रॉन रखने की जगह भी तो होनी चाहिए, तो वो 2 में ही खुश हो जाते हैं ना, तो वहां पर डुप्लेट रूल लग रहा होता है, ठीक है। लेकिन बाकी सबके लिए 8 की कहानी होती है। तो बताओ कोई इंसान कोई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? कोई कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन क्यों देगा? और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी दे, मान लो बड़ा दिल करके, तो यार मान लो कोई ये ए एटम है, ये कोई ए एटम है, ये इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो ये अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो समझ रहे हो, इसको 4 इलेक्ट्रॉन निकलवाने के लिए अभी हमने कल 3rd चैप्टर में पढ़ा था, मुझे आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, और पता नहीं कितनी सारी आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, जिसको ये कार्बन क्या करेगा? फिर गेन करेगा बेटा। बोलो भाई, समझ आ रही बात? बोलो, अरे होगा कि नहीं होगा ऐसा? ऐसा प्रोसेस तुम्हें समझ में आ रहा है कि क्या दिक्कतें हो सकती हैं 4 इलेक्ट्रॉन लूज करने के? एक आध इलेक्ट्रॉन लूज करना, 1-2 इलेक्ट्रॉन लूज करना ठीक होता है, चल जाता है, 4-4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं हो सकता भाई। और ऑब्वियस सी बात है, जो स्पीसीज इसको 4 इलेक्ट्रॉन, अरे यार, जो स्पीसीज इसको 4 इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, उसके आउटर मोस्ट में भी तो 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, तो वो कार्बन से नहीं कहेगा तू ही दे दे मेरे को, मैं क्यों दूं तेरे को भाई 4 इलेक्ट्रॉन? इसका भी बेचारे का अपना 8 कंप्लीट हो जाएगा। बोलो भाई, अरे ऑब्वियस सी बात है, 8 कंप्लीट करना है। एक स्पीसीज के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी स्पीसीज के पास 4 इलेक्ट्रॉन है, दोनों अब बैठे रहेंगे मुंह बना के कि भाई तू मेरे को अपना इलेक्ट्रॉन दे दे, दूसरा कहेगा तू दे दे अपना इलेक्ट्रॉन, मैं 4 क्यों दूं? तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ तो बात नहीं बनने वाली ना भाई। बोलो, क्या यहाँ ऐसी बात बनेगी? जब इक्वल अमाउंट में नीड हो दोनों तरफ, जब जरूरत दोनों तरफ सेम हो, तो क्या कोई किसी को इलेक्ट्रॉन दे देगा अपना फ्री फंड में? बोलो बेटा, अरे बोलिए, नहीं ना। तो यहां पर इन दोनों को कुछ हद तक अपनी जिंदगी में एक चीज करनी पड़ेगी कि अब लेना देना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई भी मिलेगा इनको 4 इलेक्ट्रॉन देगा नहीं, और ना ये इतने दानी, इतने बड़े वो है, बड़े दिल के इंसान है कि अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देंगे, क्योंकि जिसको ये 4 देंगे उससे 4 मांग भी तो सकते हैं ना, तो कहानी यहाँ खराब हो जाती है। इसी वजह से ये एक हिसाब निकालते हैं यहाँ से कि भाई चलो हम लेते नहीं है, देते नहीं है, एक काम करते हैं शेयर कर लेते हैं। ये काम बढ़िया है, ये काम वैसा ही है जैसे मान लीजिए आप अपनी वो फेयर कॉपी बनाते हैं, पता नहीं अब बनाते भी होगे कि नहीं बनाते हो तुम लोग, ठीक है, ऑनलाइन में तो मजे ही मार रहे हो। फेयर कॉपी बनाते समय 2 पेन्स का यूज करते हैं लिखते समय, ज्यादातर अगर करते होगे तो, ब्लू और ब्लैक। अब 2 बच्चे हैं, दोनों को अपनी कॉपी बनानी है, एक के पास है ब्लू पेन, एक के पास है ब्लैक पेन, तो अब यार कोई दोनों में ये नहीं कह सकते ना तू मेरे को अपना ब्लू पेन परमानेंटली दे दे, या दूसरा कहे तू मुझे अपना ब्लैक पेन परमानेंटली दे दे। इससे तो बढ़िया है कि दोनों शेयर करके लिख ले, दोनों का काम हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? बोलो बोलो भाई, अरे बोलिए, है ना। तो अच्छा, इन्होंने शेयरिंग करी, वो तो ऑब्वियस सी बात है, समझ में आ रहा है, ताकि एक स्टेबल कंपाउंड बना सके। कितनी शेयरिंग? तो किसके अकॉर्डिंग चली गई बात? किसके अकॉर्डिंग चली? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ कि कितने कितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होनी चाहिए। ठीक है बेटा, समझ में आ रही बात? ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग डिसाइड हुआ। तो यहां पर बात आती है शेयरिंग की जरूरत क्यों थी? टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। क्या आपके माइंड में ये बात समझ में आई? टू फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड। और उस शेयरिंग को कौन गवर्न कर रहा है? तो वो किसकी वजह, किस रूल को ध्यान में रखते हुए हो रहा है? वो ध्यान में रखते हुए हो रहा था, ऑक्टेट रूल को ध्यान में रखते हुए हो रहा था। बोलो बेटा, बोलो भाई, समझ में आ रही बात यहां तक? बोलो। ये 2 बातें थी इसमें, बस इंपॉर्टेंट तो बातें ये थी, तो मैंने फालतू में सारा कुछ लिख दिया है, इसमें से कोई ऐसा मतलब आपके माइंड में एक आइडिया होना जरूरी है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है क्यों जरूरत थी क्या कहते हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की, और किस रूल की वजह से शेयरिंग होगी, किस रूल को ध्यान में रखते हुए शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? बोलो भाई, थोड़ा जल्दी जल्दी बोला करो बेटा, है ना। और सब लोग बोला करो, किसी एक के भरोसे मत बैठा रहा करो, कभी कोई बोल दिया करो, कभी कोई बोल दिया करो, इंतजार मत किया करो, है ना। तो थोड़ा थोड़ा सब बोला करो, ऐसे पता लगता है कि हाँ हो तुम भी क्लास में। देखो यहाँ भाई, तो बेसिकली शेयरिंग इस तरीके से होगी। अब शेयरिंग होगी तो यहाँ पर ध्यान से सुनना, शेयरिंग करके काम हो जाएगा, इतना पता लग गया, ठीक है। तो इसके अंदर हम बात किसकी कर रहे हैं बेटा? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की। मुझे बताइए ये इलेक्ट्रॉन एक एटम में कहां पर मिलता है? एक एटम में ये इलेक्ट्रॉन कहां होते हैं? ये एक एटम में इलेक्ट्रॉन कहां पर होते हैं बेटा? बताओ, कहां पर रहते हैं इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं? उनकी रहने एक्चुअल जगह कहां है उनके रहने की? कहां रहते हैं इलेक्ट्रॉन? बताओ, बोलो भाई। बहुत दूर आ गया तू। अभी तक तू 10वीं क्लास की केमिस्ट्री पे ही चल रहा है ना, मतलब तू। अरे सेल के अंदर भी बहुत कुछ जान चुके हैं बेटा हम। क्या क्या जान चुके हैं याद कर। सेल के अंदर, अरे सेल तो, हाँ सेल तो बहुत बड़ा रीजन बता दिया तूने यार। हाँ अभी सुनो अब सब लोग सुनो। सेल के अंदर होता है सबसेल, अरे सबसेल के अंदर होता है ऑर्बिटल, वहीं पर जाकर तो इलेक्ट्रॉन मिलते हैं ना बेटा। याद करो,
एस था, पी था, डी, सॉरी यहाँ पर एस पी डी, यहाँ के एल एम एन था, के एल एम एन सेल था, उसके अंदर एस पी डी, ऐसे एस पी डी एफ सब सेल थे। अब इनके अंदर भी जैसे पी के लिए ड्रॉ, एस के लिए ड्रॉ करते हो तो एक बनाते हो, पी के लिए 3 ऑर्बिटल बनाते हो, है ना, याद करो। डी के लिए क्या बनाते हो, 5 ऑर्बिटल बनाते हो। बोलो बेटा, याद आ रहा है कुछ थोड़ा थोड़ा? अरे इसी में तो इलेक्ट्रॉन को रखा जाता है, इसी में तो इलेक्ट्रॉन को इस तरीके से रखते हो, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज करके। बोलो भाई, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रह रहा है? अल्टीमेट मतलब यहाँ पर किसका है? ऑर्बिटल में रह रहा है। किस में रह रहा है? ऑर्बिटल में। अब सेल की कहानी भूल जाओ, सेल तो 6th 7th क्लास का आंसर है। ये 6th 7th क्लास के बच्चे से पूछा जाएगा इलेक्ट्रॉन का रहता तो सेल में, हमसे पूछा जाए तो हम एटलीस्ट इतना तो बताएंगे ऑर्बिटल्स में। ठीक है, ठीक है बेटा, ठीक है भाई, यही डिफरेंस है बस। ठीक है, हायर क्लासेस का मतलब यही होता जाता है, आप धीरे धीरे चीजों के अंदर घुसते चले जाते हैं। देखो भाई, बोलो तो ये ऑर्बिटल समझ में आ रहा है? बोलो किसी को इसमें कोई दिक्कत है कि इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में कैसे आ गए? बोलो बेटा, बोलो भाई, बोलो। चलो तो देखते हैं बेटा, मैं आपको एक सबसे सिंपलेस्ट एग्जांपल देता हूं, सबसे सिंपल एग्जांपल देता हूं। यहां पर ध्यान देना, अगर मैं आपसे कहता हूं हाइड्रोजन, H2 सबने सुना होगा। H2 के पीछे आपने ये भी देखा होगा, H का एक इलेक्ट्रॉन, इस H का एक इलेक्ट्रॉन, ये दोनों आपस में इसको शेयर कर लेते हैं बेटा, है ना। ये दोनों आपस में शेयर करके एक बढ़िया सा एक सिंगल बॉन्ड बना के खुश रहते हैं ये लोग, बढ़िया बने बैठे। ठीक है, अब ये है क्या? तो हाइड्रोजन, अरे देखो भाई, हाइड्रोजन की एक अकेले हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है बेटा? 1s1। दूसरे हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 1s1। अच्छा देखो यहाँ, तो एक हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस में रह रहा है? 1s में रह रहा है। दूसरे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन किस में रह रहा है बेटा? वो भी 1s में रह रहा है। अरे s का, अच्छा बेटा देखो, जो नए बच्चे हैं बेटा, अनिष्का, अनिष्का हो बेटा यहीं पर नहीं हो? हाँ, तो देखो ध्यान से सुनो, शायद ये चीज तुम्हें शायद नहीं पता हो क्योंकि वो सेकंड चैप्टर आपने नहीं पढ़ा था, पर मैं आपको बताता हूँ। जो एस ऑर्बिटल होता है बेटा, ये सबसेल जो होता है वो कैसा शेप होता है बेटा उसका? बोलो भाई, एस सबसेल का शेप कैसा होता है? स्फेरिकल शेप होता है। तो मान लीजिए मैं एक काम करता हूँ, दोनों को अलग अलग बोल देता हूँ। ये HA है, ये HB है, दो अलग अलग एटम है हाइड्रोजन के। ठीक है, इन दोनों को मिला करके मुझे H2 बनाना है, इन दोनों को मिला करके मुझे H2 बनाना है। तो एक हाइड्रोजन आएगा अपने 1s में एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के, तो इसके 1s में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ घूम रहा होगा मस्त। ऐसे ही दूसरा हाइड्रोजन आएगा अपने 1s में एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के बेटा। और देखो, अब ये दोनों के दोनों क्या करेंगे? अब ये दोनों यहां से शेयरिंग करेंगे, ये दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो शेयर कैसे करेंगे उस चीज को समझते हैं जरा। ठीक है बेटा, ये चीज समझ में आ रही है भाई? बोलो, बोलो बेटा, बोलिए। यहां तक बात पढ़ रही है? छापो इसको, छापो इसको, छापो इन सारी बातों को, छापो इन सारी बातों को, छापो इन सारी बातों को, छापो बेटा, छापो। बहुत बढ़िया चीज पढ़ने वाले हो तुम लोग आज। आज तुम्हें समझ में आएगा, आज तो नहीं, मतलब कुछ दिनों में पूरा क्लियर होगा जब। आज तो एक बेसिक आइडिया ही रहेगा बस। हाँ भाई देखो, ये हो गया, लिख लिया बेटा। देखो अभी शेयरिंग करने के बाद इनकी जिंदगी में क्या होगा? बोलो बेटा जी, बोलिए। लिख लिया? चलो बेटा जी, तो यहाँ ध्यान से देखते हैं थोड़ा, देखते हैं। तो देखो, तो ये आया एक 1s1, ये आया दूसरा 1s1। ठीक है, दोनों आराम से शेयर करेंगे। तो कैसे शेयर करेंगे ये जरा ध्यान से देखेंगे। ये एक एटम और ये एक एटम, ये दोनों एक दूसरे पे क्या कर जाएंगे बेटा? ओवरलैप कर जाएंगे, ओवरलैप कर लेंगे। ये अपने ऑर्बिटल्स को क्या करेंगे? ओवरलैप करा देंगे। ओवरलैप का मतलब समझते हो ना, एक के ऊपर एक आ जाएंगे। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होगा, और ये दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके इन्होंने क्या बना लिया? एक कोवेलेंट बॉन्ड यहाँ पर बना चुके हैं बेटा। बताइए, बोलो भाई, समझ में आ रही बात? अभी इसको और डिटेल में दिखाऊंगा, अभी तो बहुत सिंपल सिंपल दिखा रहा हूँ। बोलो भाई, बोलिए। अरे है ना, इसी चीज को आप लोगों ने इस फॉर्म में पढ़ा है बेटा, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर। ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर सबको पता होगा मेरे ख्याल से। वो डॉट और क्रॉस करके आप इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करते थे। तो मान लीजिए अगर मेरे को O2 रिप्रेजेंट करना है बेटा, तो O2 में क्या होगा? ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। अगर तुम्हें पता हो तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में कितने बॉन्ड होते हैं? 2 बॉन्ड होते हैं, डबल बॉन्ड होता है। पता है किसी को? अरे थोड़ा बहुत ये सब पता है। ऑक्सीजन के बीच में हम
अब देखो मैं बता देता हूँ कैसे, मुझे भी कैसे पता लगा, ऐसा कुछ नहीं कि कोई बहुत बड़ी बात है। एक ऑक्सीजन और ये दूसरा ऑक्सीजन, बताओ ये ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो बेटा, 1s2 2s2, यहाँ पर क्या जाएगा बेटा 2p4 आएगा कि नहीं आएगा बोलो, 1s2 2s2 2p4 आएगा कि नहीं आएगा बोलो भाई। तो देखो यहाँ इधर देखो, इसको कितने इलेक्ट्रॉन और जरूरत है, इसको आउटर मोस्ट में कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन की, इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन की। अब दोनों तो एक दूसरे को देने वाले नहीं है, ये ऐसे इतने बड़े दानी तो नहीं है कि एक ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन को अपने 2 इलेक्ट्रॉन दे दे, बिल्कुल ना दे। और ऑक्सीजन तो और सोचो, ऑक्सीजन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी होता है। अब पुराने वाले चैप्टर का रोल प्ले हो रहा है यहाँ पर। ऑक्सीजन अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन को बहुत स्ट्रांगली अपने न्यूक्लियस के साथ बाइंड करके बैठा होगा, ये अपने इलेक्ट्रॉन देने वाला भी नहीं है इतनी जल्दी किसी को। ऑक्सीजन जैसे लोग इलेक्ट्रॉन देने के लिए नहीं आए हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन छीनने वाले लोग हैं, ये इनको पहचान के रखना भाई इसी तरीके से, ठीक है ना। बोलो भाई, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है। तो ये क्या करेंगे, तब ये दोनों फिर से क्या करेंगे, तब ये करेंगे शेयरिंग। अब दोनों को चाहिए 2-2 इलेक्ट्रॉन, तो भाई दो ही इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो, 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लो। तो एक ऑक्सीजन आएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर बेटा, ये आया अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के, ये 6 इलेक्ट्रॉन इसके, ठीक है। दूसरा ऑक्सीजन आएगा अपने 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के। वैसे तो तुम्हें वो बताया जाता है कि एक का अगर आप क्रॉस से दिखा रहे तो एक का डॉट से दिखाना, ऐसा ही तो पढ़ा होगा आपने। वैसे ऐसे अब यहाँ पर ऐसी कोई जरूरत नहीं है ऐसा, ठीक है, क्योंकि ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला कि लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना के दिखाओ। तो देखो बेटा यहाँ देखो हुआ क्या, यहाँ क्या हुआ, अब दोनों ने 2-2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बीच में शेयर कर लिए ना। ये शेयर करने से क्या हुआ, दोनों के 8-8 कंप्लीट होगा। कैसे 8-8 कंप्लीट हो गया बेटा, यहाँ ध्यान से देखो, यहाँ ध्यान से देखो, ये एक बार इसको देखो, ये हो गए इसके 8, एक बार इसको देखो, ये हो गए इसके 8। बोलो बेटा जी, बोलो भाई, समझ में आ रहा है। अभी मैंने इसका ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग नहीं दिखाया है क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम दीजिए उसके लिए, थोड़ा मतलब आपको समझिए पहले चीजों को। बोलो बेटा, ये थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है भाई, लीविस डॉट स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है, बोलो, है ना। तो आप लोगों को लीविस डॉट स्ट्रक्चर वैसे बनाना आता है बेटा। लीविस डॉट स्ट्रक्चर मेरे को नहीं लगता कि बनाना नहीं आता होगा तुम्हें। क्या आप CH4 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे, क्या आप C2H6 का लीविस डॉट स्ट्रक्चर बना देंगे बेटा, बना देंगे कि नहीं बना देंगे, बोलो बेटा, बोलिए, है ना, बना सकते हैं। तो अभी हम देखते भी हैं कुछ और, ठीक है। तो ये जो, अच्छा, अब ये जो शेयरिंग हो रही थी बड़ी देर से, मैं बता रहा हूँ ना, ये शेयरिंग कौन से रूल की वजह से हो रही थी, ऑक्टेट रूल। बहुत बड़ा रूल था तुम्हारी जिंदगी में ये, अब तक तुम्हारे मुंह पे मतलब तुम्हें लगता था कि पता नहीं कितना बड़ा रूल बता के चला गया है हमें साइंटिस्ट, है ना। इसको छाप लो पहले, इसको छाप लो, फिर इस रूल की ऐसी की तैसी करते हैं। लिखो भाई, इसको लिखो, फिर इस रूल को खराब करते हैं आप बुरी तरह से। ये जो अब तक हमारे लिए बहुत बड़ा भाग, हाँ भाई बोलो बोलो बोलो, छाप लिया, हो गया, चलो भाई। तो देखते हैं बेटा यहाँ पर देखो, अब ये ध्यान से सुने, जो हम लोग ऑक्टेट रूल कह के कोई भी चीज करे जा रहे हैं, उसकी कहानी अभी भी खराब हो जाएगी। तो पहले जरा इसके बारे में, ऑक्टेट रूल सबको पता है ऑक्टेट रूल क्या होता है, पर अब हम जो पढ़ने वाले हैं, ऑक्टेट रूल तो सबको पता है ना। अरे ऑक्टेट रूल पता है क्या, मैं लिख दूं क्या इसको, ऑक्टेट रूल क्या होता है, ऐसा बताया गया था। इट स्टेट्स, जिसने क्या बोला था, इट स्टेट्स दैट, ये लिख लो यार, तुम्हें ना पता हो तो, वैसे तो सबको पता होगा, बस लिखना नहीं आएगा। क्या हो रहा है, इट स्टेट्स दैट, हाँ, इट स्टेट्स दैट फॉर एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल, एनी कंपाउंड और मॉलिक्यूल to be stable, molecule to be stable should have 8 इलेक्ट्रॉन in its वैलेंस सेल। ये बात बोली गई थी ऑक्टेट रूल के, ठीक है, वैलेंस सेल, ठीक है बेटा। यहीं पर कहानी खराब हो जाती है। अब जरा हम ये पढ़ते हैं, क्योंकि हमें ऑक्टेट रूल पढ़ा तो दिया जाता है, हमें ये नहीं बताया जाता कि ऑक्टेट रूल क्या सारी दुनिया के मॉलिक्यूल्स के लिए लग जाएगा। देखो भाई, कोई भी थ्योरी स्टार्ट होती है ना बेटा, कोई भी थ्योरी, एक चीज मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी आप कोई भी थ्योरी पढ़ेंगे तो उस थ्योरी की अपनी एक एडवांटेज होती है और उसकी अपनी ही कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं। वो थ्योरी आपके दुनिया भर की चीजों पे एप्लीकेबल नहीं होगी, कुछ चीजों को समझाने के लिए हेल्प करती है हमें, तो हमें उसके रिगार्डिंग पढ़ना होता है उन थ्योरीज को, ठीक है। तो ऑक्टेट रूल जो आपने आज से पहले पढ़ा था, वो कुछ चीजों को समझाने के लिए बहुत है, इनफ है, वो छोटी मोटी चीजों को समझाने के लिए आया था और आपने उसके बेसिस पे बहुत दिनों तक पढ़ाई करी भी, पूरा 9th 10th आपने ऑक्टेट रूल के बेसिस पर निकाल दिया। लेकिन अब जरा यहाँ पर बात करते हैं इस ऑक्टेट रूल की जो कमियां है बेटा, तो यहां पर बात करते हैं लिमिटेशंस ऑफ ऑक्टेट रूल, और जो कि 3 नंबर में
सीधा सीधा मिल सकता है। तो जिसके भी पेपर में ये चैप्टर आ रहा है, चांसेस हैं कि ये क्वेश्चन उठ सकता है, लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। बेटा ध्यान से सुनना, 3 नंबर में या 2 नंबर में 2 स्टेटमेंट, 3 नंबर में है तो 3 स्टेटमेंट आएंगी, 2 नंबर में है तो 2 स्टेटमेंट आएंगी। बेटा ठीक है, सुन रहे हो मेरी बात, समझ में आ रही बात? इस ऑक्टेट रूल की भी अपनी कुछ कमियां हैं बेचारे की। क्या कमियां हैं तो ध्यान से सुनेंगे। बोलो, स्टार्ट करें बेटा, बोलो स्टार्ट करें, बोलो भाई, अरे बोलो। हाँ तो देखो भाई, सबसे पहला है इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इनकम्प्लीट ऑक्टेट, इनकम्प्लीट ऑक्टेट में ये है बात कि एक्चुअली बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो आपका लेस देन 8 है, बट स्टिल वो एक स्टेबल मॉलिक्यूल है। मतलब जो ऑक्टेट रूल ने कहा वो गलत हो गई यहां पर बात। ऑक्टेट रूल ने कहा कि भाई स्टेबल होने के लिए 8 ही इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, जबकि हमारे पास हमारी केमिस्ट्री में ऐसे कई सारे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 तो नहीं है, पर वो स्टेबल है और एग्जिस्ट करते हैं। एग्जिस्ट करते हैं मतलब स्टेबल है, दुनिया में रह रहे हैं मतलब स्टेबल है, तभी तो रह रहे हैं भाई। जो चीज स्टेबल है वही तो दुनिया में रह रही है। डायनासोर स्टेबल रहे क्या? डायनासोर हमारी दुनिया में स्टेबल है क्या? नहीं है ना, पहले थे इसलिए वो अब नहीं रहे, क्योंकि अब वो स्टेबल नहीं हो सकते थे, मतलब उनके लिए कंडीशन फेवरेबल नहीं थी। तो जो चीज इस दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, ऑब्वियस सी बात है कहीं ना कहीं वो स्टेबल होगी, तभी वो एग्जिस्ट कर रही है। बात समझ में आ रही है बेटा? बोलो भाई। ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट एग्जांपल देते हैं आपको। इसका एग्जांपल है बेटा हमारे पास BeCl2। देखो ये, देखो इसको देखो, BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड या बेरिलियम क्लोराइड भी बोल सकते हो। अब बताओ भाई, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? बोलो जल्दी से, फटाफट बोलो भाई, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? किसी को बेरिलियम की कॉन्फ़िगरेशन भी याद नहीं होगी गधो। 1s2 2s2, बस हो गया इन खत्म। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटा? 2। तो ये लो है इसके 2 इलेक्ट्रॉन, ये रहे इसके 2 इलेक्ट्रॉन। इसके साथ कौन आ रहा है बॉन्ड बनाने? क्लोरीन आ रहा है। क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 7। अबे गधो, ये सब चीजें याद रखो बे, बिना मतलब ऐसे फ्री फंड में, मतलब खाली तुम खाली दिमाग लेके मत आना ऐसे सब, मतलब छोटी छोटी बातें हैं जो यूजफुल है। ऐसे ही दूसरी तरफ से 7 इलेक्ट्रॉन लेकर एक क्लोरीन आएगा। तो देखो बेटा हुआ क्या, क्लोरीन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन बेरिलियम के साथ शेयर कर लिया, एक और दूसरे क्लोरीन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लिया। अल्टीमेटली हुआ क्या, तो देखो भाई, क्लोरीन की तो जिंदगी मजे में, क्लोरीन तो 7 इलेक्ट्रॉन था और उसको एक इलेक्ट्रॉन मिलते ही वो कैसा हो गया बेटा? वो कैसा हो गया? 8 हो गया उसकी जिंदगी का इलेक्ट्रॉन। तो क्लोरीन की तो जिंदगी बढ़िया है, क्लोरीन तो बढ़िया चल रहा है, क्लोरीन के साथ कोई दिक्कत है ही नहीं। मुझे बताओ बेरिलियम के साथ क्या हुआ? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए शेयर करने के बाद? बताओ बेटा, बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए शेयर करने के बाद? अल्टीमेटली कितने बन रहे हैं बताओ भाई? देखो यहाँ 2 उसके पास खुद था, 2 उसको ज्यादा से ज्यादा क्लोरीन से शेयर करके मिल गए। क्लोरीन ने सातों के सातों इलेक्ट्रॉन थोड़ी शेयर किए उसके साथ, कितने शेयर किए? सिर्फ 2 ही। तो 2 और 2 कितने हो गए बेटा? बेरिलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन ही तो रह गए। अरे बोलो भाई, 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज है ये। कैसी स्पीसीज है ये? 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। अरे दिख रहा है तुम्हें ये? बोलो बेटा, हेलो, है ना? ये 4 इलेक्ट्रॉन वाली स्पीसीज। एक मिनट, कौन एंटर हो रहा है? एक मिनट, देखो भाई, तो ये चीज समझ में आ रही है ना भाई? 4 इलेक्ट्रॉन। हाँ एक मिनट, अरे कौन लीव हो गया था भाई? बेटा कौन लीव हुआ था? कौन लीव हो गया था भाई? किसका नेटवर्क गायब हुआ था? हाँ भाई, तो देखो यहाँ पर देखो ये 4, हाँ कोई बात नहीं, देख ले, कोई बात नहीं, देख ले। कहाँ से बताऊं? बता कहाँ से बताना स्टार्ट करूं? और अब कहाँ से बताना स्टार्ट करूं बेटा, वो भी बता दे। हेलो, कहाँ से बताना है? कहाँ पर छूटा था तेरा टॉपिक, बता दे बेटा। हेलो, हाँ, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। देखो यहाँ, अरे ऑक्टेट रूल ने कहा था कि भाई, देखो यहाँ ऑक्टेट रूल ने कहा था 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए वैलेंस शेल में, तभी स्टेबल माने जाओगे। लेकिन यहाँ देखो कुछ मॉलिक्यूल्स हमारे पास ऐसे हैं जो ऑक्टेट रूल इनकम्प्लीट होने के बावजूद भी स्टेबल है। यानी इनकम्प्लीट का मतलब है उनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से कम ही है। तो यहाँ देखो मैंने बेरिलियम BeCl2 का डायग्राम बनाया बेटा, बेरिलियम डाइक्लोराइड का डायग्राम बनाया है। तो बेरिलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन खुद के होते हैं और 2 वो क्लोरीन से शेयर करता है। तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स के पास कितने हो गए? 4 ही इलेक्ट्रॉन हुए। तो बताओ, ये तो 8 नहीं है, और 8 नहीं है तो क्या BeCl2 मर जाए? अरे BeCl2 एग्जिस्ट करता है भाई, जिंदा है वो, मतलब है दुनिया में, गायब थोड़ी रहता है, तभी हम उसको पढ़ रहे हैं।
बेरिलियम क्लोराइड एग्जिस्ट करता है बेटा दुनिया में, है ना, है हमारी केमिस्ट्री की दुनिया में, इसीलिए यहाँ पर आ जाता है कि BeCl2 को देखो वो तो ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा फिर भी रह रहा है, तो मतलब ये तो लिमिटेशन हो गई ना ऑक्टेट रूल की। ऑक्टेट रूल ने ये बात तो हमें बताई नहीं थी। बोलो भाई, बोलो, समझ में आ रहा है? बोलो बेटा, है ना। और तो ये छापो पहले, ये छापो और एग्जांपल दे देता हूँ एक दो और, छापो इसको पहले, ये छापो भाई। हाँ, क्या चीज बेटा? क्या अंदर? अरे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इधर देखो क्या बोला गया है, ऑक्टेट रूल के अकॉर्डिंग क्या बात बोली गई है, 8 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल। समझे बेटा, वैलेंस सेल में 8 होने चाहिए, ठीक है। अंदर वाले से कोई लेना देना नहीं है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते भी नहीं है, ठीक है, वो भी अभी बताऊंगा तुम्हें, टेंशन ना लो। अंदर वाले इलेक्ट्रॉन तो काफी अंदर है, बाहर वाले ही तो पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड बनाने में, ठीक है, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट नहीं करते बेटा, ठीक है। तो अंदर है वो कहाँ पार्टिसिपेट करने आएंगे बाहर इलेक्ट्रॉन बनाने, ठीक है, अभी समझाएंगे उसको भी। देखो यहाँ, हाँ ये हो गया इनकम्प्लीट ऑक्टेट का एक एग्जांपल लिख लिया आपने, पहला एग्जांपल। बोलो बेटा BeCl2, बोलो भाई, हो गया। चलो भाई देखो एक और देखो, दूसरा देखो यहाँ पर और भी है हमारे पास, मॉलिक्यूल्स की कमी नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हैं यहाँ जिंदगी में। ये बोरोन ट्राइक्लोराइड, तो मैं यहाँ पर मैं बना देता हूँ, देखो भाई, बोरोन अपने 3 इलेक्ट्रॉन लाएगा वैलेंस। अब तुम ढूंढते रहना बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये कोई पढ़ाने का टॉपिक नहीं है कि बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तुम्हें बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि बोरोन के 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन के भी मैं 7 नहीं बना रहा हूँ, एक ही इलेक्ट्रॉन बना रहा हूँ जो वो शेयर कर रहा है, ठीक है, तो वो आप लोग अंडरस्टूड होगा तुम्हारे लिए, ठीक है, क्योंकि हमें चेक खाली बोरोन के लिए करना है, क्लोरीन की जिंदगी मजे में ही रहेगी, ठीक है। तो देखो भाई क्या हो गया, बोरोन 3 अपने लाया था और 3 उसको ज्यादा से ज्यादा किससे मिल गए, क्लोरीन से मिल गए। ले दे के इसके पास फिर भी कितने इलेक्ट्रॉन बने, अल्टीमेटली बने कितने इसकी जिंदगी में, बताओ भाई कितने इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन। पहले ये तो फिर भी 8 नहीं है, बताओ, ये फिर भी स्टेबल है, एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर भी आपका क्या हो गया बेटा, यहाँ पर भी आपका ऑक्टेट रूल वायलेट हो गया बेटा, ठीक है भाई, समझ में आ रही बात? बोलो भाई, बोलो, है ना। तो ये चीज लिख लो भाई, पहला लिमिटेशन है कि मतलब 8 से कम होने पर भी मॉलिक्यूल स्टेबल हो सकता है, ऐसी बात है, ठीक है बेटा। तो पहली लिमिटेशन ऑक्टेट रूल की खत्म हो गई, छाप लो उसको। और दूसरी बात करते हैं फिर हम, दूसरी हमारे पास आती है एक्सपेंडेड ऑक्टेट। अब ये एक्सपेंडेड ऑक्टेट क्या है, तो इसकी जिंदगी और अलग है। एक्सपेंडेड ऑक्टेट की कहानी क्या है, तो ध्यान से सुनना, एक्सपेंडेड ऑक्टेट है मतलब इस केस में क्या होगा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो और अलग होंगे। इस बार तो कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे, 8 से बहुत ज्यादा हो जाएंगे बेटा, 8 से ज्यादा हो जाएंगे वो, और तब भी वो स्टेबल होंगे। अब ऑक्टेट रूल ने तो क्या कहा था, 8 होने चाहिए थे, लो भाई 8 से कम पे भी दुनिया स्टेबल है और 8 से ज्यादा पे भी स्टेबल है। उस केस को हम कौन सा बोलते हैं, एक्सपेंडेड ऑक्टेट। ऑक्टेट जो है बढ़ गया, एक्सपेंड कर गया, 8 से भी ज्यादा हो रहा है, ठीक है भाई। तो देखो यहाँ सुनो भाई, कैसे एग्जांपल देते हैं, यहाँ देखो, ये देखो मैं एग्जांपल देता हूँ, PCl5 को देखो बेटा, फॉस्फोरस के वैलेंस इलेक्ट्रॉन तुम लोग गिनते रहना बैठ के, मुझे पहले से पता है तो मैं डायरेक्टली बना रहा हूँ। फॉस्फोरस के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है बेटा, और इन पांचों को एक एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, ठीक है बेटा, इन पांचों को एक एक क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन मिलेंगे भाई। तो बताओ इनकी जिंदगी में कितने इलेक्ट्रॉन, फॉस्फोरस की जिंदगी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा, बताओ, इधर देखो ना। और ऐसे ना इसको मैं तुम्हें और बढ़िया तरीके से बना देता हूँ, रुक जाओ इस डायग्राम को, क्योंकि जैसा हमें बनाना है ना वैसा ही बना देना चाहिए इसको, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बना देता हूँ ना, ताकि हमें पढ़ना तो है ही है ना। तो अभी बाद में शेप के बारे में भी टेंशन मत लेना, सर हमें कैसे पता लगेगा आप ये डायग्राम कैसे कैसे बनाते रहो, ठीक है भाई। तो यहाँ ध्यान से देखना, तुम्हें टेंशन अभी नहीं लेनी, ठीक है। यहाँ पर देखो एक क्लोरीन आ गया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया बेटा, ठीक है भाई, यहाँ पर एक क्लोरीन आ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया, और उसके बाद एक क्लोरीन यहाँ आ गया बेटा, और एक क्लोरीन यहाँ आ गया, ठीक है भाई। तो देखो भाई ये रहे आपके, ये रहे बॉन्ड की कहानी, ये रहे इस तरीके का बॉन्ड होगा इसका, इस तरीके का इसका होगा भाई बॉन्ड। तो यहाँ देखो भाई कितने हो गए फॉस्फोरस के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, गिन के देखो भाई, बताओ मुझे कितने इलेक्ट्रॉन हो गए। फॉस्फोरस 5 अपने खुद के लाया था, 5 उसने किससे मांग ली, किससे शेयर कर लिए,
क्लोरीन से ले दे के इसके पास कितने हो गए भाई, 10 इलेक्ट्रॉन वाला बन गया ये तो। और 10 8 कहाँ हमारी किस गिनती 8 पे चल रही थी, कहाँ हमारी गिनती 8 पे चल रही थी भाई, बोलो। अरे समझ आ रहा है बात। और देखो एक फॉस्फोर, यही एग्जांपल नहीं और भी एग्जांपल है, लो और देखो भाई, अब मैं फटाफट बना रहा हूँ, अब आप लोग छापिएगा यहाँ पर SF6 बेटा। मैं अपना बॉन्ड बना दे रहा हूँ, ये देखो ये बॉन्ड बना दे रहा हूँ ऐसे, तो तुम इसे समझ जाओगे क्या। बॉन्ड में किसी को कोई दिक्कत है बेटा अगर मैं ऐसे बना देता हूँ, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन, पता होगा तुम्हें ये, एक बॉन्ड का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। तो SF6 को देखो बेटा यहाँ पर SF6, देखो भाई SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। ये SF6 को भी देखो भाई, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन इधर होगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर शेयर किया होगा, डॉट और क्रॉस बनाने की जरूरत नहीं है। अब आप 10th क्लास के बच्चे नहीं है, सीधा सीधा समझ लीजिए भाई। देखो यहाँ, देखो भाई, तो बताओ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा सल्फर के पास, सल्फर के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा इस बार बताओ। 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पहले, हाँ इस बार इसकी जिंदगी में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 12 इलेक्ट्रॉन हो गए। ले भाई ये तो और दूर चला गया, ये तो और ही चला गया अलग कहानी में। और देखो, और एक और देखो दिखाता हूँ, एक और है बेटा यहाँ पे IF7, यहाँ भी तुम्हें समझ में आ जाएगा, यहाँ तो तुम्हें भी दिख रहा होगा, यहाँ कितने हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। फिर भी डायग्राम बना देते हैं। आयोडीन, अब मुझे कैसे पता आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 हैं, तो याद करो ये ग्रुप नंबर कौन सी ग्रुप का मेंबर है ये, अरे फ्लोरीन क्लोरीन का भाई है। और जितने फ्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतने ही क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उतने ही ब्रोमीन के और उतने ही आयोडीन के। इसीलिए हमने पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी, और जिसने पीरियोडिक टेबल नहीं पढ़ी उसके लिए इस चैप्टर में बहुत सारी दिक्कत आ जाएगी अपने आप, बिना कहे दिक्कत आ जाएगी भाई, ठीक है। क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन लिखना और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखो भाई, तो आयोडीन के 7 इलेक्ट्रॉन है बेटा, यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन हम लोग इसके साथ कर देते हैं भाई, इसकी शेयरिंग कर देते हैं 7 इलेक्ट्रॉन की। देखो अभी देखो भाई, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन, यहाँ पर एक फ्लोरीन बेटा ध्यान से देखना, और एक फ्लोरीन यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद देखो यहाँ पर, उसके बाद एक फ्लोरीन ऐसे, एक फ्लोरीन ऐसे होगा, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर की बात बाद में करेंगे, टेंशन मत लो। तो यहाँ पर टोटल आप गिन के देखो बेटा कितने हो गए, गिन के देखो कितने हो गए भाई, गिन के देखो कितने हो जाएंगे बेटा, 14 इलेक्ट्रॉन का स्पीसीज हो जाएगा ये। आयोडीन के पास 14 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब बताओ, ऑक्टेट रूल तो दूर 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 तक दिखाई नहीं देगा इसमें, तो ऑक्टेट रूल तो दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा भाई, बोलो कहीं दिख रहा ऑक्टेट रूल, बोलो बेटा, है ना भाई। तो ये बात थी बेटा, ये बात थी 2, ये दूसरा लिमिटेशन हो गया। एक और तीसरा पढ़ना है, जल्दी से पहले ये छाप लो, जल्दी से छाप लो, थर्ड पढ़ते हैं फिर हम, जल्दी से छापो। इसको आप बोल सकते हो आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बोलना है, बोल सकते हो बेटा। यहाँ पर अगर आपको इसको बोलना है ना, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड बोल सकते हो, ठीक है बेटा, आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, हेप्टाफ्लोराइड, ठीक है। अभी नाम, अच्छा चलो ठीक है, फिर भी नाम आपसे कोई पूछता नहीं है, पर फिर भी आप बना सकते हो। हेप्टा वर्ड का मतलब क्या हो गया, अरे 7 फ्लोराइड लग गए, ठीक है। यहाँ पर इसका नाम बोरोन ट्राइक्लोराइड, ठीक है, बोरोन ट्राइक्लोराइड। इनके अलावा इनके कुछ कॉमन नेम भी आ जाते हैं कई बार, तो हम डायरेक्टली भी बुला सकते हैं इनको, वरना ऐसे आपको किसी का भी नाम बनाना बना सकते हो बैठ के। यहाँ पर फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, यहाँ पर PCl5 में क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड बेटा। बोलो भाई समझ में आई बात, बोलो बेटा, कौन था, बोलो भाई। लिख लिया बेटा, एक्सपेंडेड ऑक्टेट लिख लिया, एक्सपेंडेड ऑक्टेट लिख लिया। तो देखो भाई अब क्या होगा, एक और है ऐसा, ये तो चलो ये लोग तो क्या थे देखो भाई, मतलब 8 से बहुत पहले हमने केस पढ़ा इनकम्प्लीट ऑक्टेट, 8 इलेक्ट्रॉन से हट से ज्यादा कम थे, और दूसरा हमने पढ़ा 8 इलेक्ट्रॉन से हट से ज्यादा दूर, हट से ज्यादा ज्यादा, है ना। अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ ऐसे मॉलिक्यूल भी हैं, देखो भाई थर्ड केस है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल बेटा, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, ठीक है बेटा। ये क्या होते हैं, तो इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है, इनके पास जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है बेटा, वो आपका प्लस, ऐसा बोल सकते हैं यहाँ पर ये, हाँ यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैसे कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए, पर 8 +- 1 होता है यहाँ पर, 8 +- यहाँ पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, +-1, मतलब एक होगा, 2 ही केस है यहाँ पर, या तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला और या 9 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाला, ठीक है। क्योंकि देखो अभी तक हमने 4 इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ा, 6 इलेक्ट्रॉन वाला पढ़ा, 10 वाला पढ़ा, 12 वाला पढ़ा, लेकिन
8 के बिल्कुल करीबी वाला मामला है ये, 7 वाला और 9 वाला। इस केस में भी मॉलिक्यूल स्टेबल है और उसको हमने एक नया स्पीसीज बना दिया है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल। इनको क्या बना दिया बेटा? ऑड इलेक्ट्रॉन। इनके अंदर एक इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है बस, इसीलिए इसको ऑड इलेक्ट्रॉन बोला गया। समझ में आ रही बात? बोलो भाई, बोलो बेटा, बोलिए, अरे बोलो, समझ आ रहा है? तो देखो बेटा, एक है ये, अभी ये मॉलिक्यूल तुम्हारे लिए थोड़ा ये ऐसा होगा, ध्यान से सुनना। मैं एक मॉलिक्यूल बना रहा हूं दैट इज CH3। सुनना मेरी बात, CH3 और कार्बन पे एक इलेक्ट्रॉन फ्री बैठा होगा बेटा। आपको जनरली देखो, जनरली आप लोगों ने क्या पढ़ा है? कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई। देखो इधर सुनो मेरी बात, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, आपने ऐसा ही पढ़ा होगा बेटा। कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इन 4 के साथ 4 हाइड्रोजन आते हैं बॉन्ड बनाने। मान लो 4 नहीं आए, सिर्फ 3 ही आए, तो बताओ क्या होगा इसकी जिंदगी में? 3 हाइड्रोजन तो बॉन्ड बना लेंगे, एक इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन ना अनपेयर्ड फॉर्म में, इसकी पेयरिंग नहीं हो पाएगी बेटा। ये अनपेयर्ड फॉर्म में अकेला बैठा है, ये अकेला बैठा है, इसकी शादी नहीं हुई भाई। बाकी कार्बन के चारों इलेक्ट्रॉन, 4 में से 3 इलेक्ट्रॉन की शादी हो चुकी है हाइड्रोजन के साथ, ठीक है भाई, लेकिन इसकी शादी नहीं हुई भाई। ठीक है, समझ लो, जैसे इसको लिटरली मत लेना, मेरी बातों को समझाने के लिए तुम्हें ऐसे फालतू एग्जाम्पल देने पड़ते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बैठा है, तो अल्टीमेटली बताओ बेटा, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए? बताओ, कार्बन के पास 3 इलेक्ट्रॉन, कार्बन के 3 इलेक्ट्रॉन ने तो तीन हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन क्या किए? शेयर कर लिए, और एक इसके पास खाली बैठा हुआ है, तो अल्टीमेटली इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हुए बेटा? 7। कितने हुए अल्टीमेटली? बोलो भाई, बोलो बेटा। ये 7 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये भी स्टेबल होता है कई हद तक और एग्जिस्ट करता है बेटा, ये भी स्टेबल होता है। बोलो भाई, बोलो। इसको बोलते हैं, इसको पढ़ते क्या, तो मैं बता देता हूँ, इसको कार्बन फ्री रेडिकल पढ़ेंगे बेटा। ये ऑर्गेनिक में आएंगे तब बात करेंगे इसके ऊपर चर्चा में। फ्री रेडिकल, इसको जब एक आध इलेक्ट्रॉन किसी का अकेले अनपेयर्ड फॉर्म में, हेलो मेरी आवाज सही आ रही है सबके पास? हेलो, हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है ना सही से? कोई दिक्कत नहीं? हाँ ठीक है, तो इसको हम लोग कार्बन फ्री रेडिकल बोलेंगे। कार्बन के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड रह गया, इसलिए कार्बन का फ्री रेडिकल, ठीक है। और किसी पे भी हो सकता था, पर अभी आप ये एग्जांपल देखो, ठीक है। अच्छा, एक और देखो, ये देखो दूसरा, एक और देखो, 9 वाला एक एग्जांपल दिखा देता हूँ तुम्हें। NO2, ये NO2 को पहचानेंगे बेटा, NO2। अच्छा, इसको लिखते कैसे? इसको ऐसे लिख सकते हो आप, CH3 और इसके ऊपर एक ऐसे रेडिकल बना के छोड़ देना, ये इसको लिखने का तरीका है, CH3, ठीक है। CH3 फ्री रेडिकल। NO3 नहीं है यहाँ पर, NO2 है, मैंने NO3 लिख दिया, NO2। देखो बेटा, NO2 को देखेंगे, NO2 की कहानी। नाइट्रोजन के बताओ भाई, नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? बोलो, तुम लोग याद करके बैठोगे ये सारी चीजें, पिटोगे किसी दिन में से। नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलो यार, इतने तो मैं बना दूंगा। हाँ, कितने? 5 है ना बेटा। तो ध्यान से देखना, इन 5 में से 2 के साथ तो ऑक्सीजन अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेता है बेटा, बस यही खत्म होगी कहानी। NO2 बन गया, NO2 बन गया बेटा। ये तो बताओ, नाइट्रोजन के पास देखो जरा, गिनो कितने इलेक्ट्रॉन हो गए नाइट्रोजन के पास? 5, उसको खुद के थे 5, और बाहर से 2 और 2 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करने पर मिल गए, तो अल्टीमेटली उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए बेटा? बताओ, बताओ भाई, कितने हो गए? 9, ठीक है। इसके बाद भी वो इलेक्ट्रॉन क्या रहता है बेटा यहाँ पर? ये आपका ये 9 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और ये स्टेबल होता है। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात? हाँ, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होता बेटा। स्टेबल बोलने का मतलब है, कई केसेस आपको बाद में कोई टीचर ऐसे कुछ भी, या फिर मैं ही कभी आपको आगे पढ़ाऊंगा कि ये स्टेबल नहीं होते, तो मतलब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं होते, तो ये इसीलिए क्या करेंगे अपने साथ, इनकी कहानी भी और थोड़ा सुन लो। कहीं कहीं आपको मैं ऐसा पढ़ाऊंगा बाद में कि 2 NO2 के मॉलिक्यूल आपस में जुड़ करके क्या बना लेंगे? N2O4 बना लेंगे बेटा। इनकी कहानी और अलग है। इन्होंने अपना एक इलेक्ट्रॉन, दोनों ने क्या किया? दोनों ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया? पेयर कर लिया बेटा। इन्होंने 2 NO2 मॉलिक्यूल के पास एक इलेक्ट्रॉन खाली बैठे थे ना, इन्होंने जोड़ करके क्या बना? इनको पेयर कर लिया अपना, और क्या बना लिया? N2O4। तो बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है, पर कंपैरेटिवली स्टेबल है, तभी एग्जिस्ट करते हैं, दिखाई देते हैं हमें कहीं कहीं, ठीक है भाई। समझ में आ रही बात? बोलो भाई, बोलो बेटा। हाँ भाई, हाँ बेटा बोलो। किसी को कुछ पूछना है इसमें? किसी को कुछ पूछना है? बोलो, ठीक है बेटा। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे अब, ठीक है। ये चीज आपकी कहानी, ये हो गया ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल की कहानी। छापो बेटा जी, इसको छापो, इसको छापो। बोलो, ठीक है। अब
बात करें बेटा, यहाँ पर आगे बात करें बेटा जी, बोलो। ठीक है, चलो अब बात करते हैं हम लोग, जरा थोड़ा सा दोबारा से देखेंगे यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी बात कर रहे थे हम बड़ी देर से, कोवेलेंट बॉन्ड जो है आपका, ये कोवेलेंट बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से बनता है बेटा, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स की वजह से बनता है। ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल, तो एक बात बताइए, मान लीजिए मैं यहाँ पर एक एटम है ये ए, ये एक दूसरा एटम है बी, ठीक है बेटा, इनके बीच में ओवरलैपिंग हुई, एक केस बना रहा हूं मैं जिसमें इतनी ज्यादा ओवरलैपिंग, ठीक है बेटा, इतनी सारी ओवरलैपिंग है इसके पास। वहीं अगर मैं एक दूसरा केस बनाऊं, ये केस फर्स्ट है, ठीक है, मान लो यही ए और बी एटम थे, लेकिन इस बार जो ओवरलैपिंग हुई वो कुछ हल्की, ठीक है बेटा। तो बताओ भाई, देखो दोनों केस में आपको ओवरलैपिंग दिख रही है, कितना ओवरलैपिंग हुआ है, कितना एरिया ओवरलैप हुआ है, क्या आपको ये दिख रहा है डायग्राम में? तो बताओ भाई, कौन सा केस ज्यादा मजबूत होगा, कौन सा वाला केस ज्यादा मजबूत होगा भाई, कौन सा वाला ओवरलैपिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा, बताओ भाई, बोलो भाई, कौन सा वाला स्टेबल है, कौन सा वाला सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? देखो ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, ये भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है, क्योंकि शेयरिंग तो हुई है, ओवरलैपिंग हुई है तो कोवेलेंट बॉन्ड बना है, नीचे वाला भी एक कोवेलेंट बॉन्ड है। मुझे बताइए कौन सा वाला कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा मजबूत है बेटा, बताओ, फर्स्ट वाला सेकंड वाला, कौन सा ज्यादा मजबूत रहे? फर्स्ट वाला। हाँ, ये मोर स्ट्रॉन्ग है, ये ज्यादा मजबूत है। क्यों ज्यादा मजबूत है बेटा, यहाँ पर बात समझना मेरी बात, क्योंकि यहाँ पर क्या हुआ है, बेटर, और मैं ऐसा कह सकता हूं बेटर और मोर ओवरलैपिंग हुई है, ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है, ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग, इसकी वजह से अगर ज्यादा ओवरलैपिंग हुई है इसका मतलब क्या है, बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। यहाँ पर जो कोवेलेंट बॉन्ड होगा वो कैसा होगा बेटा, बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। जबकि नीचे वाले में कोवेलेंट बॉन्ड तो है पर ये वीक है कंपैरेटिवली, उसके ऊपर वाले के कंपैरिजन में, है ना, यहाँ पर ऊपर वाले के कंपैरिजन में ये क्या होगा, वीक होगा। वीक क्यों होगा बेटा, इस बॉन्ड की मजबूती कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पर लेस ओवरलैपिंग हुई है, यहाँ पर क्या हुई है, ओवरलैपिंग कम हुई है बेटा। बताओ क्या ये बात समझ में आ रही है आपके दिमाग में, ओवरलैपिंग का फंडा समझ में आ रहा है, ओवरलैपिंग से समझ में आ रहा है कैसे कोवेलेंट बॉन्ड पे फर्क पड़ता है बेटा। बेटर कोवेलेंट बॉन्ड कब बनेगा, जितनी ज्यादा बढ़िया ओवरलैपिंग उतना ज्यादा बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड। बोलो भाई, समझ में आ रही है बात, बोलो बेटा, है ना। तो सुनना भाई, यहाँ पर देखो बहुत सारी बातें हैं, अभी बहुत सारी चीजें आपको सीखनी है, तो यहाँ नीचे लिख लेना भाई, नीचे लिख लेना, बेटर ओवरलैपिंग मींस बेटर कोवेलेंट बॉन्ड। इस चीज की, इन सारी बातों का रिजल्ट क्या है, बेटर ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग मींस, बेटर ओवरलैपिंग का मतलब है बेटर कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है बेटा। अब एक बात बताओ, अगर कोई कंपाउंड, किसी मॉलिक्यूल के अंदर कोई कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है तो वो मॉलिक्यूल क्या चाहेगा अपनी जिंदगी में, वो तो यही चाहेगा ना, जितना बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड हो सके बन जाए, क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कम थोड़ी चाहते हैं यार, जो मॉलिक्यूल भी सेम ऐसे करेंगे, हम भी तो ये चाहते हैं ना, जितना ज्यादा हो सके उतना पैसा आ जाए हमारी जिंदगी में। ऐसा सोचते हैं कि नहीं सोचते? पैसा या जो भी तुम्हारी, जरूरी नहीं है पैसा, पैसे के पीछे तो कभी मत भागना भाई, ठीक है, ज्यादा बिल्कुल नहीं भागना। बोलो भाई, समझ में आ रही बात, बोलो बेटा। स्टेबिलिटी के पीछे जाना चाहिए हमें अपनी लाइफ में, ठीक है, पैसा थोड़ा कम भी रहेगा चलेगा, स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा हो तो बढ़िया रहेगी, ठीक है बेटा। तो ध्यान से सुनना, बेटर ओवरलैपिंग से बनेगा बेटर कोवेलेंट बॉन्ड, और जितना बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड होगा उतना स्टेबल, मोर स्टेबल मॉलिक्यूल भी होगा। वो जो मॉलिक्यूल बनेगा बाद में वो एक बढ़िया स्टेबल मॉलिक्यूल होगा, जिंदगी उसकी सुखमय जीतेगी, बढ़िया से बीतेगी बेटा, खुशी खुशी रहेगा वो, ठीक है। समझ में आ रही है बात यहाँ पर, बोलो भाई, बोलो भाई, है भाई, है ना। तो ये चीज छाप लो, ये चीज छाप लो बेटा, ये चीज छाप लीजिए, ये चीज छाप लीजिए बेटा जी, ये चीज छाप लीजिए बेटा जी। हाँ, तो देखो भाई, अब देखना, वैसे तो ये बातें सबने पढ़ रखी है पर मैं आपको और बता देता हूँ बेटा, यहाँ ध्यान से देखेंगे, इधर देखो, हमारे पास कौन कौन से टाइप के सब सेल्स होते हैं बेटा, याद करो कौन कौन से टाइप के सब सेल होते हैं। तो सबसे पहला एस का शेप कैसा होता है, मैं सिर्फ यहाँ पर बना रहा हूँ, स्फेरिकल होता है ना। एस का नाम बताओ, एस का नाम बताओ, एस का नाम बताओ, सार्क। अरे एस का नाम क्या था, सार्क।
इसका शेप कैसा है, शेप स्फेरिकल है बेटा, है ना, ठीक है। अच्छा सुनो और बताते हैं, पी के बारे में पढ़ा था हमने, पी के बारे में क्या पढ़ा था बेटा, पी का शेप कैसा था, अच्छा पी का नाम बताओ पहले, पी का नाम है प्रिंसिपल, और इसका शेप होता है डंबल, और डंबल कैसा, तो इस तरीके से बनाते हैं हम लोग ये डंबल शेप, ठीक है बेटा, दैट इज डंबल शेप, ठीक है भाई, ये है डंबल शेप, ठीक है भाई। अब सुनो, डंबल में भी तो ये पी के अंदर 3 ऑर्बिटल, देखो एस के अंदर कितने ऑर्बिटल बनाते हो बेटा आप लोग, एक, एस के अंदर कितने ऑर्बिटल बनाते हैं हम लोग, एक बेटा। अनिष्का समझ में आ रहा है तुझे क्या, अनिष्का, हाँ देखो यहाँ पी के अंदर 3 ऑर्बिटल होते हैं बेटा, और 3 ऑर्बिटल होते हैं इस वजह से ये जो डंबल है ना, ये डंबल 3 एक्सिस पर ओरिएंटेड होता है। कौन कौन सी एक्सिस पर बेटा, तो ध्यान से देखेंगे, एक बार ये एक्स एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा ये डंबल, ये एक्स एक्सिस है बेटा, तो इसको बोलेंगे पी एक्स। एक बार ये कहाँ ओरिएंटेड होता है बेटा, आपका वाई एक्सिस पे ओरिएंटेड होता है, तो इस बार इसको बोलेंगे पी वाई, इस बार इसको बोलेंगे पी वाई, ठीक है। और एक बार ये डंबल शेप कहाँ ओरिएंटेड होगा बेटा, ये आपका z एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा, मैंने यहाँ पर z में बना दिया बढ़िया से, z एक्सिस पे ओरिएंटेड होगा, इसको बोलेंगे pz, ठीक है बेटा। बोलो भाई, ये और ये समझ में आ रहा है, बोलिए बेटा जी, बोलो भाई, हाँ भाई, तो हाँ सुनो अब मेरी बात सुनना, ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। तो अच्छा और भी बता देते हैं, डी के बारे में भी बता देते हैं, ये छाप लो भाई, ये छाप लो, वैसे तुम लोगों ने छाप रखा हो पर इसे छाप लीजिए, फिर भी छाप लो भाई, एस और पी की कहानी छाप लीजिए। हाँ हाँ बेटा जी, बोलो भाई, बात करें, है ना, चलो देखते हैं बेटा, यहाँ पर ध्यान से सुनेंगे, यहाँ पर सुनेंगे, हाँ तो देखेंगे यहाँ पर, अगर मैं बात करता हूँ डी, तो डी वाले का नाम क्या था बेटा, डिफ्यूज नाम था इसका, इसका क्या नाम था, डिफ्यूज। इसका शेप कैसा था बेटा, डबल डंबल, इसकी जिंदगी में क्या था, डबल डंबल। डबल डंबल हम लोग कैसे बनाते हैं बेटा, यहाँ पर आपको बताया हुआ है, तो ये एक और ये 2, है ना, 2 डंबल्स होंगे। तो इसमें भी हमने इसके 5 ऑर्बिटल होते हैं, इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं भाई, 5, इसके कितने ऑर्बिटल होते हैं, 5, ये तो बना दिए 5 ऑर्बिटल। अब ये पांचों का डायग्राम कैसा था, ओरिएंटेशन कैसा था भाई, यहाँ देखो, याद है किसको किसको याद है भाई, बोलो, ये देखो इधर x और y के बीच में 2 डंबल हैं, ये देखो, ये कौन सा एक्सिस है, x एक्सिस और y एक्सिस, अगर x और y के बीच में 2 डंबल हैं, दैट इज इसका नाम हो गया dxy। वैसे ही ध्यान से सुनना बेटा, अब मैं क्या कर रहा हूँ, y और z लिख रहा हूँ, तुम कंफ्यूज मत होना, सेम ये तो x होता है, अरे मैं किसी भी एक्सिस को कुछ भी मान सकता हूँ भाई, किसी भी एक्सिस को कुछ भी मान सकता हूँ। इस बार जो डबल डंबल है वो कहाँ पर है बेटा, वो आपका y और z के बीच में है, तो यहाँ पर कौन सा खेल हो गया, इसका नाम हो जाएगा dyz, इसका नाम हो जाएगा dyz। वैसे एक और तीसरा केस आएगा जिसमें z और x के बीच में होगा, ये बोलो बेटा, समझ में सबको आ ही रहा होगा, ये सब चीजें हम पढ़ चुके हैं पहले थोड़ा थोड़ा तो जरूर, इसको बोलेंगे dxz। इसके अलावा क्या था बेटा, इसके अलावा 2 और थे, 2 कैसे, तो यहाँ देखो, यहाँ पर एक इनके ऊपर होता, अब ये बीच में नहीं है, ये बीच में नहीं है, एक्सिस के ऊपर है, इसका नाम क्या था बेटा, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और इसका नाम हम बोलते हैं dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अरे याद आ रहा है तुम्हें कुछ, बोलो भाई, यहाँ सुनो, यहाँ क्या होता है, यहाँ क्या होता है, यहाँ पर ऐसा होता है भाई, है ना, यहाँ पर ये, हाँ यहाँ देखो, यहाँ पर एक तो ये होता है, और साथ में यहाँ पर एक साथ में छोटी सी यहाँ रिंग घूम रही होती है भाई, यहाँ सर्कुलर रिंग होती है यहाँ पर, ठीक है, ये थोड़ा सा गंदा बना दिया मैंने, इसको थोड़ा रंग का बना दिया, ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये चीज है आपका कौन सा, ये कौन सा है, dz स्क्वायर, इसमें z के ऊपर ही z, दो ओवरलैपिंग है, यहाँ पर जो 2 लोब्स है ना, एक ही के ऊपर ओवरलैप्ड है, यहाँ पर ओवरलैप्ड है ऑर्बिटल ऑलरेडी, ठीक है बेटा, ओवरलैप्ड ऑर्बिटल है। बोलो भाई, समझ में आ रही बात, बोलो बेटा, क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। अब सुनो बेटा जी, यहाँ कहानी सुनो मेरी बात, ठीक है, कहानी कुछ ये चीजें छाप लो भाई, ये चीजें छाप लो, इन सब की कहानियों के बाद एक्चुअली इन ऑर्बिटल्स का, आप देखो, बहुत आपने आज तक जो चीज सुनी थी सिर्फ वो ये चीज सुनी थी कि भाई इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं, पर मैं आपको अब बताऊं, अगर आप थोड़ा सा आइडिया लग रहा हो, तो इलेक्ट्रॉन ये रहते कहाँ है, इन्हीं ऑर्बिटल्स में तो रहते हैं ना बेटा, ये इलेक्ट्रॉन इन्हीं ऑर्बिटल में तो हम रखते हैं इलेक्ट्रॉन। तो अल्टीमेटली
ये इलेक्ट्रॉन का शेयर होना मतलब ये जो हम डायग्राम बना रहे हैं ना बड़े देर से, इन चीजों का शेयर होना या इन चीजों का ओवरलैप होना, अभी तो हम बड़ी आसानी से दिखा के आ गए थे, छोटा मोटा चल रहा था, इन चीजों को ओवरलैप कराएंगे अब हम, और तब जाके आपका एक कोवलेंट बॉन्ड बन के तैयार होगा। बोलो बेटा, कुछ चीजें समझ में आ रही है? बोलो भाई, बोलो। अब सुनो, ये चीज छाप लिया आप लोगों ने, ये चीज छाप लिया, ये चीज छाप ली बेटा जी, बोलो। ठीक है। और एक चीज और, पहले तो एक नोटिफिकेशन ये, पेपर किसी का अगर पड़ोस में पेपर हो तो मुझसे एक्स्ट्रा टाइम ले लेना, मुझसे पर्सनली मैसेज करके, ठीक है। मेरे ख्याल से महक का पेपर है 28 को, है बेटा? 28 को है पेपर तेरा? हाँ तो बेटा मेरे को मैसेज कर लेना आज ही कल में। मतलब ये देखो, एक चीज सब बच्चों को मैं पहले बता दूं बेटा, देखो मुझे सब बच्चों का याद हो सकता है मुझे याद न रहे भाई कि किसका पेपर कब है, तो ये थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि आप मुझे थोड़ा सा परेशान कर ले कि सर, क्योंकि देखो कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो अभी नहीं हुए हैं और उसके पीछे ना हमारी गलती है ना आपकी गलती, क्योंकि बहुत कम टाइम में कितना सारा खींच सकते हैं वो भी सोचने वाली बात है ना। पर हाँ, लेकिन आपकी हेल्प जरूर की जाएगी। उसके लिए आपको क्या है, तो बस आपको मेरे से थोड़ा सा टाइम ले लेना है अपना किसी तरीके से, सो दैट कि मैं आपको थोड़ा सा जो चैप्टर में नहीं पढ़ा पाया हूं अभी टाइम की कमी की वजह से, उन चैप्टर से एटलीस्ट उन चीजों को आपको बता दूं कि जो पेपर में तुम्हें काम आ जाए बस, क्योंकि पेपर में थोड़ा नंबर स्कोर हो जाए वो एक बेटर तरीका, बाकी पढ़ते समय उसको हम ढंग से पढ़ेंगे। ठीक है बेटा? तो जिन बच्चों का पेपर है वो ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपके पास एक दिमाग, ये चीज होनी चाहिए। और कभी भी मान लो 26 तारीख को पेपर है तो तुम 25 तारीख को मेरे पीछे मत पड़ना, क्योंकि हो सकता है शायद मैं 25 को बहुत ज्यादा बिजी हो जाऊं और तुम्हारी रिक्वेस्ट शायद फुलफिल ना कर पाऊं। तो एटलीस्ट एक दो दिन पहले से मुझे परेशान कर लेना और किसी हद से किसी हालत में अपना टाइम निकलवा करके अपना कंटेंट थोड़ा सा पूरा करवा लेना, मतलब चीजों को मेरे से हेल्प ले लेना। ठीक है बेटा? क्योंकि मैं, हो सकता है कि अब तुमने मेरे से 25 को बोला और तुम्हारा 26 को पेपर, और हो सकता है कि मैं 25 को ना हूं अवेलेबल, किसी भी पॉसिबल वे में अवेलेबल नहीं हूं, तो तुम्हें लगेगा कि सर ने हमारी हेल्प नहीं की। ठीक है बेटा? तो इसमें थोड़ा सा अपनी तरफ से एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखा करके मुझसे किसी भी हाल में बस परेशान कर लेना, एक दो बार मैसेज कर लोगे, कोई बुरा नहीं लगेगा मुझे। बाकी तुम्हारी रहेगी पेपर वाली बात, तो मैं ऑब्वियसली टाइम दे ही दूंगा। ठीक है ना? क्लियर हो रही बात? ये बात सबको समझ में आई है ना? ये बात सीरियसली ले लेना माइंड पे, ठीक है? क्योंकि मुझे हर वक्त नहीं याद हो सकता ना यार, तुम्हारी जिंदगी में क्या क्या चल रहा है, तुम्हारे पेपर कब है, थोड़ा बहुत तो याद होता है, पर कई बार मैं भी भूल जाता हूँ। ठीक है बेटा? सुनो भाई, तो देखो भाई, इसके बाद कहानी आती है। देखो बेटा क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा सिर्फ एक आइडिया देता हूँ। मैं अभी पहले ही बता रहा था, कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है। अब कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है तो कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बनाना है? क्या बेकार कोवेलेंट बॉन्ड बना के काम चला ले? नहीं ना। अगर दो एटम्स आपस में कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहते हैं तो वो तो अपनी मैक्सिमम कोशिश रखेंगे ना कि जितना बेटर कोवेलेंट बॉन्ड हो सकता है उतना बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाया जाए। बोलो बेटा, ऐसा होगा ना? ऑब्वियस सी बात है, दो एटम जब बॉन्ड बना रहे हैं तो वो अपने मैक्सिमम एक्सटेंट तक अपना क्या कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेंगे, उतना बढ़िया कोवेलेंट बॉन्ड बनाना चाहेंगे। हालांकि वो जरूरी नहीं है कि बहुत ज्यादा अच्छा बन पाए, पर जितना वो कर सकते हो उतना वो जरूर करेंगे भाई। क्या बात समझ में आ रही है? ये बेटर कोवेलेंट बॉन्ड का मतलब समझ में आ रहा है ना भाई? बोलो भाई। तो ये सुनो, हाँ, ये बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एक कॉन्सेप्ट और एक थ्योरी अराइज होती है यहाँ पर कि बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए जो ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स क्या करते हैं? तो ये ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइज करते हैं बेटा, हाइब्रिडाइज। और हाइब्रिडाइज का मतलब समझते हैं आप लोग? हाइब्रिडाइज का मतलब समझ रहे हैं? अरे हाइब्रिड वर्ड सुना? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है बताओ भाई? हाइब्रिड का मतलब क्या होता है? कभी सुना है हाइब्रिड वर्ड? सुना तुम सब ने? बोलो भाई, बोलो भाई, हाइब्रिड वर्ड का मतलब क्या होता है? बोलो। मिक्सिंग। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग। ध्यान से सुनो, समझाता हूं, बस ये लिखने वाला कंटेंट नहीं है, इसके बारे में चर्चा वैसे हम अगली क्लास में होगी, पर सुन लो यहाँ। हाइब्रिड का मतलब है मिक्सिंग। याद करो आपने 10th क्लास में एक चैप्टर पढ़ा होगा। कौन सा चैप्टर है आपके 10th क्लास में? उसमें जो मेंडल्स लॉ पढ़ा होगा तुमने, जहां पर कैरेक्टर्स की मिक्सिंग कराई जाती है। अरे पढ़ा होगा ना, कैरेक्टर्स, व्हाइट फ्लावर, वो मतलब कैरेक्टर को मिक्स करा देते हो वहां पर। तो वो कैसे कराते हो? तो आपको इतना तो आइडिया होगा ना यार, सबको, सबने बायो पढ़ी होगी 10th क्लास में, तो वहां तो कोई चॉइस नहीं होती ना। तो वहां पर एक फ्लावर के अच्छे कैरेक्टर को दूसरे बेकार फ्लावर के अंदर इनहेरिट करा देते हैं बाय
हाइब्रिडाइजेशन, वहां पर भी हाइब्रिड कैरेक्टर नाम से आपने सुना होगा, हाइब्रिड कैरेक्टर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस, ऐसी बातें सुनी होंगी, ठीक है बेटा। तो हाइब्रिड का मतलब हर जगह सेम ही रहता है, मिक्सिंग कराना है। तो देखो ऑर्बिटल, अब यहाँ पर खास बात, अब हम बायो को छोड़ करके केमिस्ट्री पे आते हैं। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइज क्यों हो रहे हैं? हाइब्रिडाइज होने से मतलब है मिक्स होंगे, आपस में ये क्या होंगे? मिक्स होंगे। और इनका जो मिक्स होने का रीजन है वो क्या है? क्यों मिक्स हो रहे हैं? ताकि ये बेटर कोवलेंट बॉन्ड बना सके, ताकि ये बेटर कोवलेंट बॉन्ड बना सके। तो एक सिंपल सा आइडिया देता हूं, आपने आज तक पढ़ा s ऑर्बिटल होता है, ले भाई s ऑर्बिटल। आपने एक और पढ़ा p ऑर्बिटल होता है, ले भाई p ऑर्बिटल। ये दोनों मिक्स हो जाएंगे और अब एक नया ऑर्बिटल बनेगा जो कि प्रॉपर ना तो प्योर s होगा ना ही प्योर p होगा। देखो ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ये देखो, देख रहे हो? अभी पढ़ाऊंगा इसके बारे में, चर्चा करूंगा अगली क्लास में। तो ये देखो s और p आपस में मिक्स हो गए, तो यहाँ ये तो प्योर था, प्योर s, और ये प्योर p था, लेकिन ये दोनों मिल गए तो अब ये बन गया है sp, ये बन गया है sp, ये भी एक ऑर्बिटल है। ये कैसे बना है? s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल के मिक्स होने की वजह से। और ये मिक्स क्यों हुए हैं? इसके पीछे का अल्टीमेट रीजन क्या है इनके मिक्स होने का? तो बेटा ताकि वो एटम्स जो है कोवेलेंट बॉन्ड, कैसा कोवेलेंट बॉन्ड बना सके? बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बना सके भाई। अब कैसे बनाएंगे उसकी चर्चा हम आगे की क्लासेस में करेंगे। पहले ये चीज समझ में आ रहा है, ये आइडिया डेवलप हो गया तुम्हारी माइंड में, क्या है ये? बोलो बेटा जी, है ना भाई? तो ये भूलना मत, कोवेलेंट बॉन्ड जब बनेगा तो वो एक बेटर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, और उसके लिए ऑर्बिटल्स आपस में हाइब्रिडाइज करते हैं, सिंपल भाषा में बोलूं तो मिक्स करते हैं। और कैसे कैसे मिक्सिंग्स होंगी, क्या क्या चीजें होने वाली है, तो देख लो भाई। आज से पहले कोवेलेंट बॉन्ड तुम्हारे लिए सिर्फ था क्या? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ये कहीं और जाने वाला है, पर मजा आने वाला है, जो भी होने वाला है, जो भी होगा मजा बड़ा आएगा इस चैप्टर को पढ़ने में भाई, ठीक है। तो प्लीज आप लोगों को कोई डाउट वगैरह हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझसे जरूर पूछ लेना भाई, ठीक है। और अपने पेपर वेपर के रिगार्डिंग थोड़ा सा कंसल्ट भी कर देना मुझसे, ठीक है ना भाई? ठीक है, डन बेटा जी। बोलो भाई, किसी को कुछ पूछना है, किसी को कोई बात है, बोलो बेटा।